Hello everyone. So welcome back to our channel. In continuation of the series of physical chemistry and other portions, we are taking an important lecture which is related to the analytical chemistry. तो आप समझोगे कि एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है किस प्रकार से केमिस्ट्री की सारी ब्रांचेस के लिए एप्लीकेबल होती है, सब में इम्पोर्टेंट है। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री बेसिकली क्या है ना, और एनालिटिकल केमिस्ट्री का अपना एक रोल क्या है और इसको क्या जगह मिली हुई है इन द स्टडी ऑफ द केमिस्ट्री। तो सबसे पहले आज हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू दी एनालिटिकल केमिस्ट्री। इस इंट्रोडक्शन में हम क्या समझेंगे वो भी देख लेते हैं कि एनालिटिकल केमिस्ट्री बेसिकली होती क्या है। एक जनरल इंट्रोडक्शन अभी हम ले रहे हैं, बाकी डिटेल्ड इंट्रोडक्शन अगले लेक्चर में लिया जाएगा। अभी के लिए हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री को। तो बेसिकली जो केमिस्ट्री की डेफिनेशन है, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर। इसको जो है मैटर की स्टडी कहा जाता है केमिस्ट्री को, जो कि इंक्लूड करती है मैटर के कंपोजिशन को, मैटर की स्ट्रक्चर को, है ना, और इंक्लूडिंग इट्स कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड रिएक्टिविटी ऑफ द मैटर। ये मैटर की इन इन बातों से रिलेट करती है, यानी वो ब्रांच जो कि मैटर की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, फिजिकल प्रॉपर्टीज और रिएक्टिविटी से डील करती है, दैट ब्रांच इज कॉल्ड केमिस्ट्री। ठीक है। सो फर्दर देयर आर मेनी अप्रोचेस टू स्टडी केमिस्ट्री। जब केमिस्ट्री को लोग पढ़ते हैं तो बहुत सारे अप्रोच रहते हैं, बट फॉर कन्वीनियंस, अपनी सुविधा के लिए, वी ट्रेडिशनली डिवाइड इट इनटू द 5 फील्ड्स। 5 फील्ड्स में इसको डिवाइड किया गया आर्बिट्रेरली, खुद से बांटा, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सहूलियत के लिए इस तरीके से 5 हिस्सों में इसको बांटा गया। फर्स्ट पार्ट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री and biochemistry, and then fifth branch is analytical chemistry. So we are here to deal with analytical chemistry. So what is analytical chemistry? Analytical chemistry is the study of the utilization of instruments and other methods to separate, to identify and to quantify the given matter or the unknown sample. कोई भी जो मैटर है या कोई भी हमारे पास अननोन सैंपल है, उसमें हमें इंस्ट्रूमेंट की मदद से और डिफरेंट टेक्निक्स की मदद से क्या करना होता है, मैटर को सेपरेट करके उसको आइडेंटिफाई करना होता है और फिर उसको क्वांटिफाई करना होता है कि उसमें किस पर्टिकुलर सबस्टेंस की कितनी क्वांटिटी है। और आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है कि उसमें कौन कौन से मटेरियल्स या कौन कौन से मैटर में जो भी पर्टिकुलर एलिमेंट्स हैं क्या प्रेजेंट है उसके अंदर, और उन सबको सेपरेटली हम स्टडी कर सकते हैं यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। तो ये सारी बातें मैटर के बारे में जहाँ भी हम पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री। सो इन जनरल, एनालिटिकल केमिस्ट्री इज व्हाट एन एनालिटिकल केमिस्ट डू। जो भी एनालिटिकल केमिस्ट का काम रहता है वो सारी चीजें कहाँ आएंगी, एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आएंगे। इसी प्रकार से इन प्रैक्टिस इसकी जो डेफिनेशन होती है, विच इज कॉल्ड separation, identification और quantification may constitute the entire analysis। एनालिसिस जब हम करेंगे किसी अननोन सैंपल की, तो प्रैक्टिस में ये चीज आती है कि सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिफिकेशन may constitute the entire analysis। या तो सारी एनालिसिस यहीं तक हो जाएगी और भी कंबाइंड विद अनदर मेथड, या इस एनालिसिस को हम कुछ अदर मेथड के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं, हाँ? जिसमें सेपरेशन का क्या काम है, सेपरेशन आइसोलेट द एनालाइट। सेपरेशन प्रोसेस में क्या होता है, आइसोलेट किया जाता है एनालाइट को, जो भी हमारा सैंपल है उससे चीजें हम अलग अलग करेंगे। जितनी भी चीजें प्रेजेंट हैं किसी भी सैंपल में, अगर हमारे 50 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं तो उन सबको हम अलग अलग सेपरेट करेंगे। ये सेपरेशन की मेथड का काम है, ये भी एनालिटिकल का पोर्शन है। 50 चीजें अगर सैंपल में है तो सबको सेपरेट करिए, डिफरेंट डिफरेंट मेथड लगाई जाएंगी, सेपरेट करिए। जब सेपरेट हमें मिल जाएगा, देन वो क्या मिला, क्वालिटेटिव एनालिसिस आइडेंटिफाइज एनालाइट।
उसको कौन आइडेंटिफाई करेगी? क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस बताएगी कि हमें क्या मिला उसमें से। उसके बाद while the quantitative analysis determines the numerical amount और the concentration of the analyte। फिर जो हमें मिला उसकी क्वांटिटी कितनी है या उसकी सैंपल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, इस बात को कौन बताएगा? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो इस तरीके से ये बेसिक डेफिनेशन रहती है आपके एनालिटिकल केमिस्ट्री की। इसमें ट्रेनिंग लिखा है कि ट्रेनिंग इन ईच ऑफ दिस फील्ड्स प्रोवाइड अ यूनिक पर्सपेक्टिव टू स्टडी द केमिस्ट्री, है ना। इन सभी फील्ड्स की जो एनालिसिस है वो एक अलग प्रकार का पर्सपेक्टिव जनरेट करती है केमिस्ट्री पढ़ने के लिए और समझने के लिए। तो इसी इंट्रोडक्शन में जनरल आप देखें कि ये जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है किन किन ब्रांच से, ब्रांचेज ऑफ द साइंस की कितनी ब्रांचेस से कोरिलेटेड है। तो देखिए एनालिटिकल केमिस्ट्री फिजिक्स से कोरिलेटेड है। फिजिक्स की 3 ब्रांचेज, एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, बायोफिजिक्स, इन सबसे ये कोरिलेटेड है, नो प्रॉब्लम। एनालिटिकल इनके लिए हेल्पफुल है और फिजिक्स जो है वो एनालिटिकल के लिए हेल्पफुल, वाइस वर्सा, है ना। ये दोनों एक दूसरे की कोटि पूरक ब्रांचेस हैं। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री इंजीनियरिंग में भी एप्लीकेबल है, मेडिसिन फील्ड में भी एप्लीकेबल है, मटेरियल साइंस के लिए भी उतनी ही एप्लीकेबल है, सोशल साइंसेस के लिए भी एप्लीकेबल है, एग्रीकल्चर में भी ये एप्लीकेबल है, एनवायरमेंटल साइंसेस में भी ये एप्लीकेबल है, जियोलॉजी में भी एप्लीकेबल है, देन बायोलॉजी में भी इसका एप्लीकेशन है और केमिस्ट्री में तो बहुत बड़ा सा एप्लीकेशन इसका रहता है। केमिस्ट्री की सभी ब्रांचेस में, बायोकेमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक में, फिजिकल में, इन सब में रहता है। अब हम समझेंगे कि एनालिटिकल केमिस्ट्री ऐसा क्या कंटेन करती है कि जिसका रोल इन सभी ब्रांचेस में है। एनालिटिकल में ऐसा क्या है, कौन इंस्ट्रूमेंटेशन है एनालिटिकल का, ऐसा क्या इसके अंदर जो है टेक्निक्स हम यूज करते हैं कि जो सारी ब्रांचेस को कवर कर ले रही हैं साइंस के। तो ये जो फिगर है इसकी जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे लिखी हुई है। द रिलेशनशिप बिटवीन द एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड अदर ब्रांचेज ऑफ द केमिस्ट्री एंड अदर साइंसेस, ये फिगर हमें इस बात को बताता है। एंड द सेंट्रल लोकेशन ऑफ द एनालिटिकल केमिस्ट्री, यानी इसको सेंटर पे क्यों रखा गया, सेंट्रल लोकेशन क्या बताती है, एंड द डायग्राम सिग्निफाइज इट्स इंपॉर्टेंस एंड द ब्रेथ ऑफ इट्स इंटरेक्शन विद मैनी अदर डिसिप्लिन्स, इसके फैलाव को बताती है, बिखराव को बताती है कि ये कितना फैला हुआ ब्रांच है एनालिटिकल केमिस्ट्री, जिसका इंटरेक्शन बाकी सभी साइंसेस के साथ में होता है। तो इसी तरीके से एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है वो इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंटेशन को यूटिलाइज करती है। इस प्रकार का जो भी इंस्ट्रूमेंटेशन रहता है वो एनालिटिकल का पार्ट है। लाइक ये इंस्ट्रूमेंट है NMR इंस्ट्रूमेंट, NMR 600 मेगाहर्ट्ज। NMR इंस्ट्रूमेंट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है NMR, जो कि एनालिटिकल का पार्ट है। एनालिटिकल में जब सैंपल को क्वालिटेटिवली आइडेंटिफाई किया जाएगा कि वो क्या है, तो उसके लिए हम ये डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं एनालिटिकल में, जिसमें कि NMR हुई, HPLC हुई, GC हुई, UV हुई, इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंटेशन यूज किया जाता है। ये NMR का फिगर है और ये HPLC का फिगर है, जस्ट इमेज है, इस प्रकार की HPLC होती है। इस प्रकार की GC इंस्ट्रूमेंट होता है गैस क्रोमेटोग्राफी, ये न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, HPLC माने हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मशीन है ये, और ये UV स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। तो इनसे हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं अपने सैंपल को, कंपाउंड्स को। तो ये जो भी टेक्निक्स हैं ये सारी डिटेल टेक्निक हैं, ये बाद के लेक्चर्स में आएंगी। जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए आपको ये पिक्चर्स दिखाई गई हैं। तो अभी समझते हैं कि इंट्रोडक्शन टू द केमिकल एनालिसिस, केमिकल एनालिसिस में इसका क्या रोल रहता है एनालिटिकल केमिस्ट्री का। ठीक है, तो एनालिटिकल केमिस्ट्री की जो एनालिसिस है वो 2 तरीके से है, या तो क्वालिटेटिव एनालिसिस होगी या तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होगी। तो कोई भी सैंपल हमारे पास है उसकी 2 एनालिसिस की जाती है मेजरली। क्वालिटेटिव हम डिटरमाइन करते हैं प्रेजेंस या एब्सेंस, कोई भी चीज उसके अंदर है या नहीं है। डिफरेंट टेस्ट लगाए जाएंगे उसके लिए, जलाया जा सकता है, फ्लेम टेस्ट लगा दिया, या और भी बहुत सारे
मेथड लगाए जाते हैं। ये जितनी भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक हैं, ये सारी इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स हैं। सारी टेक्निक्स के आधार पे हम पता करेंगे कि उसमें क्या चीज़ है। पुराने टाइम पे फ्लेम वगैरह से बंसन बर्नर पे रख के चेक किया जाता था, मेटल्स की प्रेजेंस को देखा जाता था। तो वो ओल्ड एक्सपेरिमेंट है। तो ये क्वालिटेटिव बताती है कि कोई भी पर्टिकुलर सबस्टांस जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं, जिसको हम जानना चाह रहे हैं कि उसमें है या नहीं है, तो उसकी प्रेजेंस या एब्सेंस को क्वालिटेटिव बताती है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस बताएगी कि कोई भी कंपाउंड, कोई भी पर्टिकुलर कंपोनेंट उसमें अगर प्रेजेंट है तो वह तो कितनी अमाउंट में या कितनी कॉन्सेंट्रेशन में वो प्रेजेंट है। ठीक है, ये क्वांटिटेटिव बताती है। इन्हीं एनालिटिकल टेक्निक्स को दो तरीके से डिवाइड किया जा सकता है, इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस और कन्वेंशनल एनालिसिस। कन्वेंशनल में ये दो बातें आती हैं, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस एंड ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक और ग्रेविमेट्रिक ये एनालिसिस हैं, ये कन्वेंशनल हैं। कन्वेंशनल यानी ये क्लासिकली हम इनको बहुत पहले से यूज करते आ रहे हैं। और ये इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस हैं, ये कंटेन करती हैं डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स हैं। इसके अंदर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट इनके अंदर यूज हो रहे हैं। लाइक सेपरेशन है, सेपरेशन में हम दो प्रकार की टेक्निक यूज कर सकते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी है, और क्रोमेटोग्राफी बहुत प्रकार की होती है, कई प्रकार की क्रोमेटोग्राफी है, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंटेशन है, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन भी अपन यूज कर सकते हैं फॉर द सेपरेशन। और ये इलेक्ट्रो एनालिटिकल भी है। दूसरा पार्ट इलेक्ट्रो एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंटेशन है, जिसमें इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री की हेल्प से अपन स्टडी करते हैं सब्सटेंस को। पोलरोग्राफी है, इसमें कूलोमेट्री है। थ्री टाइप्स हैं, कूलोमेट्री या पोटेंशियोमेट्री इसको बोलते हैं, या वोल्टामीट्री भी इसमें शामिल है, वो कूलोमेट्री का ही पार्ट है। देन थर्मो एनालिटिकल मेथड्स हैं, जिसमें टीजीए, डीटीए, डीटीजी और डीएससी ये शामिल होते हैं। देन स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स आती हैं इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस में, लाइक एनएमआर हो गई, आस हो गई, एईएस हो गई, एएफएस हो गई, आईआर, यूवी और डिफरेंट टाइप की जो भी स्पेक्ट्रोस्कोपीज हैं। प्लाज्मा इमिशन है, पीएमपीईएस होती है, और अदर टेक्निक्स भी आती हैं इसके अंदर, जिसमें मास एक्सरे, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी है और टैमसैम है। ये सारी टेक्निक्स आपके इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस के अंतर्गत आती हैं। जब भी सैंपल की एनालिसिस होगी तो इनमें से कोई भी चीज़ हमें यूज करनी हो सकती है। तो इसी इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस को हम फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड करके देखते हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस जो है उसका डिटेल टर्म हमने यहाँ पे यूज किया है, जैसे न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसको एनएमआर बोलते हैं, हमने पहले शॉर्ट में लिखा था एनएमआर। ऐसे ही जो आस टेक्निक है इसको बोलते हैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एक होती है एईएस, एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एब्जॉर्प्शन और ये इमिशन। ऐसे ही इसमें एक और टेक्निक होती है एएफएस, एटॉमिक फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, वो भी यूज होती है। और ये आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड रेडिएशन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स। इधर है सेपरेशन एनालिसिस के लिए, जैसे क्रोमेटोग्राफी और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, दो बातें हमने बताई थी। सेपरेशन के केस में क्रोमेटोग्राफी डिफरेंट टाइप की है, तो जिसमें सबसे बेसिक आती है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और पेपर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एक एल्यूमिनियम या ग्लास की शीट पे कोई भी एडजॉर्बेंट, सिलिका जेल, एल्यूमिना टाइप का एडजॉर्बेंट जो एडजॉर्ब करा के यूज किया जाता है, उससे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी प्रिपेयर की जाती है। उस पर सैंपल को एडजॉर्ब करके सैंपल को रन किया जाता है, और वो जो उसमें एनालाइट्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सेपरेट होने लग जाते हैं विद दी सॉल्वेंट। ऐसे ही पेपर क्रोमेटोग्राफी है, पेपर पे जैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी, एक नीचे हम पेपर की एक स्ट्रिप काटेंगे, उसमें नीचे एक स्पॉट लगाया जाएगा और सॉल्वेंट की हेल्प से उसको रन करवाया जाएगा, तो वो जितने कंपोनेंट्स के अंदर होते हैं वो सेपरेट होने शुरू हो जाते हैं ऊपर जाते जाते। ऐसे ही कॉलम क्रोमेटोग्राफी है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में एक ग्लास का कॉलम होता है, जिसमें हम कोई एडजॉर्बेंट डालते हैं और एडजॉर्बेंट पे अपने एनालाइट के सैंपल को डालते हैं। उससे क्या होता है, फिर हम सॉल्वेंट की हेल्प से अपना जो एनालाइट है उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं और वो इल्यूट होते चले जाते हैं वन बाई वन।
ऐसे ही HPLC एक मशीन क्रोमेटोग्राफी है, जो हमने मशीन का पिक्चर दिखाया था। ऐसे ही गैस क्रोमेटोग्राफी है। HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, इसकी मोबाइल फेज जो होगी वो लिक्विड होगी। ऐसे ही गैस क्रोमेटोग्राफी है, जिसमें मोबाइल फेज जो होगी वो गैस होगी। इस तरीके से ये सारी टेक्निक्स जो है डिटेल से आपको पढ़नी है फर्दर। अभी जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए इसमें आपने ये फंडामेंटल आपकी SI यूनिट्स हैं, 9th क्लास से आप इनको पढ़ रहे होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक बार फिर से आपने इनका रिवीजन कर लेना है। पूरा मोल कॉन्सेप्ट एक बार आपने देख लेना है। ये अदर SI और नॉन SI यूनिट्स हैं। जैसे मास है, मास की यूनिट होती है किलोग्राम में, और डिफरेंट यूनिट कन्वर्जन्स आपने सीख लेने हैं। किलोग्राम है, ग्राम है, नैनोग्राम है, कितना है, सारे इंटर कन्वर्जन्स आने चाहिए। वॉल्यूम है, वॉल्यूम की यूनिट अपन लीटर लेते हैं, SI यूनिट्स की बात करें तो। डिस्टेंस की यूनिट मीटर में होती है, या लेंथ हो या डिस्टेंस हो मीटर में यूनिट है। टेम्परेचर को केल्विन में मेजर किया जाएगा ऐसे ही स्केल पे। टाइम का ऐसा यूनिट क्या है, सेकंड है। करंट का एम्पियर है। अमाउंट ऑफ द सबस्टांस मोल, या इस तरीके से भी मोल को लिखा जाता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी अगर कैलकुलेट करनी है तो उसकी यूनिट होती है ऐसा यूनिट कैंडला, CD से लिखा जाता है। इसी तरीके से दूसरे यूनिट्स हैं, लेंथ का दूसरा यूनिट रहेगा आपका एंगस्ट्रॉम। जितने भी यूनिट्स होते हैं आपने ये याद रखने हैं। फर्दर इसी में कॉमन प्रीफिक्सेस होते हैं कुछ एक्सपोनेंशियल नोटेशंस के लिए। जैसे 10 की पावर में अगर हम कोई वैल्यू लिखते हैं तो उस वैल्यू की आपसे बोला क्या जाता है एक्चुअली। तो जैसे यहाँ से आप देखिए 10 की पावर 1 अगर आती है दैट इज कॉल्ड डेका। 10 की पावर -1 अगर आती है तो डेसी, यानी 1/10। 1/10 को डेसी बोलते हैं। और 1/100 को क्या बोलेंगे, सेंटी, यानी 10 की पावर -2। और 1/1000 को क्या बोलेंगे, मिली। इस तरीके से 10 की पावर -6 कहलाती है माइक्रो, माइक्रो को ऐसे लिखते हैं म्यू से। 10 की पावर -9 कहलाती है नैनो, नैनो को लिखते हैं एन से। 10 की पावर -12 कहलाती है पिको, पिको को पी से लिखते हैं। 10 की पावर -15 कहलाती है फेमटो, एफ से लिखते हैं। और 10 की पावर -18 कहलाती है एटो, इसको ए से लिखते हैं सिंपल। देन 10 की पावर -21 कहलाती है जेप्टो, जेड से लिखा जाएगा। 10 की पावर -24 कहलाती है योक्टो, लिखा जाएगा स्मॉल वाई से। ये सारे स्मॉल पे लिखे जा रहे हैं, इनके ऊपर वाले जो टर्म्स हैं वो कैपिटल से लिखे जा रहे हैं। इसी तरीके से 10 की पावर 2 अगर है +2 तो हेक्टो से लिखा जाएगा स्मॉल h। देन 10 की पावर 3 पे इसको किलो से लिखा जाएगा। 10 की पावर 6 क्या हो जाती है, मेगा बोला जाता है इसको, एम। 10 की पावर 9 को गीगा बोला जाता है। 10 की पावर 12 को टेरा बोला जाता है। जैसे टेराबाइट होती है, गीगाबाइट होती है, मेगा हर्ट्ज हम यूज करते हैं, डिफरेंट टर्म। 10 की पावर 15 को क्या बोला जाता है, पेट्टा। 10 की पावर 18 को क्या बोला जाता है, एक्स। 10 की पावर 21 को बोला जाता है जेटा। 10 की पावर 24 को योटा। और इनके अलावा हमें एक बेसिक टर्म पता होना चाहिए, मास और वेट के बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस एनालिटिकल पोर्शन के लिए। तो मास को हम क्या बोलते हैं, मास इज एन इनवेरिएंट मेजर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। कोई भी मटेरियल है, कोई भी चीज है, उसके अंदर जो इनवेरिएंट मेजर है उसकी क्वांटिटी की, दैट इज कॉल्ड मास। जबकि वेट क्या चीज होती है, जबकि वेट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स सराउंडिंग, प्रिंसिपली द अर्थ। वेट, वेट हम कहाँ से कैलकुलेट करते हैं, W बराबर mg। वेट को हम कैसे लिखते हैं, तो हम लिखते हैं W बराबर पे mg करके। m यानी कोई भी बॉडी जिसका अपना एक मास होगा पर्टिकुलर, और विद द ग्रेविटी। क्योंकि अगर कोई भी बॉडी अर्थ पे प्रेजेंट है या कोई भी बॉडी दूसरे किसी भी सैटेलाइट पे प्रेजेंट है, वहाँ ग्रेविटी की वैल्यू क्या है, डिफरेंट रहती है। तो किसी भी बॉडी का जो वेट है वो डिफरेंट हो सकता है किसी भी जगह पे, और वो ग्रेविटी अर्थ पे भी डिफरेंट लोकेशंस पे चेंज हो सकती है, बिकॉज द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन वेरीज विद द जियोग्राफिकल लोकेशन एंड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन वेयर यू वेट। कह रहे हैं कि बॉडी का वेट जो है वो
जगह जगह के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। जैसे अगर आप यूएसए में कहीं भी वे कर रहे हो बॉडी को, तो हो सकता है कुछ वेरिएशन आएगा, और इंडिया में अगर आप वे कर रहे हो तो भी कुछ वेरिएशन उस वेट में आएगा। तो मास जो है उसके अंदर जो इनवेरिएंट मेजर है कंपोनेंट्स की, उसके बेसिस पे मास कैलकुलेट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। मास बनता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स जो भी उसके अंदर इस प्रकार से कोई भी अगर पार्टिकल है या कोई एटम है, तो मास की कैलकुलेशन है। इसी तरीके से वेट की कैलकुलेशन है विद द ग्रेविटी। डिफरेंट लोकेशन पे मास में वेरिएशन आ सकता है ड्यू टू चेंज इन ग्रेविटी। इसी तरीके से मोल कॉन्सेप्ट आपने पढ़ना है। मोल कॉन्सेप्ट में एक बेसिक ऐसे टर्म आती है कि मोल को कैसे डिफाइन करेंगे। व्हाट इज मोल? अ मोल इज अ केमिकल स्पीसीज, है ना। अ मोल ऑफ अ केमिकल स्पीसीज, यानी एक मोल की अगर हम बात करें, एक मोल क्या है? एक मोल केमिकल स्पीसीज का इतने एटम्स के बराबर होता है। 6.022 इंटू 10⁻23। इसको हम क्या बोलते हैं? Na। इसको हम बोलते हैं Na, यानी एवोगैड्रो नंबर। आपकी Na कहलाती है एवोगैड्रो नंबर। 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे, या इतने मॉलिक्यूल्स या आयंस या इलेक्ट्रॉन्स या आयन पेयर्स हो सकते हैं, या वो सब एटॉमिक पार्टिकल हो सकते हैं। ठीक है। तो एक मोल जो होगा किसी भी स्पीसीज का, इतने के मल्टीपल के बराबर होगा। मल्टीपल इनमें हो सकता है, मतलब ये जस्ट यूनिट की तरह काम करेंगे। फिर लाइक आपने फॉर्मेल्डिहाइड में कैलकुलेट करना है। फॉर्मेल्डिहाइड का अगर आपने ये आपका रहता है HCHO, जैसे ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड है, इसका आपने मोलर मास कैलकुलेट करना है। तो टोटल इसके अंदर जितने भी प्रेजेंट है कंपोनेंट, जैसे कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, सबके टोटल का मास लो, तो फॉर्मेल्डिहाइड का आपके मास बन जाएगा। तो एक मोल कार्बन डिवाइडेड बाई, या इसको हम एज ए यूनिट भी यूज कर सकते हैं, पर मोल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। 1 मोल ऑफ द कार्बन, क्योंकि कार्बन एक ही हमने यहाँ पे लिया हुआ, फॉर्मूले में एक ही कार्बन है हमारे पास, तो 1 मोल ऑफ द कार्बन का वेट पर यूनिट ऑफ मोल CH2O मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ द कार्बन 12 ग्राम पर मोल ऑफ द कार्बन, प्लस पे 2 मोल किसके? हाइड्रोजन के, 2 मोल ऑफ द हाइड्रोजन पर मोल ऑफ द CH2O, यानी CH2O के एक मोल में हमारे पास 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, और एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का मास होता है 1 ग्राम। तो डिवाइडेड बाई 1 ग्राम कितने में? पर मोल ऑफ द हाइड्रोजन में। इसी तरीके से एक मोल हमारे पास ऑक्सीजन का, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन पर CH2O के अंदर, और एक हाइड्रोजन का हमारे पास मास होता है 16 डिवाइडेड बाई पर मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो यूनिट से यूनिट कैंसिल हो रही हैं, तो टोटल करके 12 प्लस 2 प्लस पे 16, तो ये आपका हो जाएगा 12 प्लस 2 14 प्लस 16 इक्वल टू 30 ग्राम पर मोल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। इस तरीके से इसका मोलिकुलर वेट कैलकुलेट होता है। इसी तरीके से ग्लूकोज का, इसी तरीके से, या किसी भी अदर कोई भी ऑर्गेनिक फॉर्मूला, कोई भी कंपाउंड है, उसका मोलर मास आपको कैलकुलेट होके आ जाता है। इन सब चीज़ों के लिए आपने एक बार ये रिवाइज कर लेना है। क्या रिवाइज कर लेना है? आपने मोल कॉन्सेप्ट का रिवीजन कर लेना है। उसके लिए फॉर्मूले पढ़ लेने, नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होता है, वेट अपन पे मोलिकुलर वेट, कॉन्सेंट्रेशन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन पे वॉल्यूम इन द लीटर यूनिट, स्टैंडर्ड डेविएशन आपने पढ़ लेना है, स्टैंडर्ड एरर आपने पढ़ लेनी है, और मीन और मीडियन का आपने रिवीजन कर लेना है, ये टर्म्स क्या होते हैं। इसी तरीके से एवरेज है, और एवरेज वगैरह से रिलेटेड जो भी बाकी चीज़ें रहती हैं, जो भी कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स रही होंगी, मोल कॉन्सेप्ट के चैप्टर से आपने ये रिवाइज कर लेना है। ठीक है। सो अब हम फर्दर इसको शुरू करने वाले हैं एनालिटिकल को अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आपने इनका रिवीजन करके अगली क्लास में हमें मिलना है। ठीक है। सो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू। फर्दर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। 1-2 दिन बाद इसका नेक्स्ट लेक्चर आएगा, आप तैयार रहें। सो थैंक यू एवरीवन।